ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, भीतरी की जगह पर क्या लिखा हुआ हो सकता है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस से रिलेटेड होती है और ये भी जनरली किसमें होती है, या तो होती है पत्तियों में कि रंध्र के चारों तरफ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, पर अगर द्वार कोशिकाओं को कंट्रोल करना है तो वो कौन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। आज हम लोग बॉटनी का एनाटॉमी पार्ट शारीरिकी पुष्पीय पादपों में शारीरिकी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते बेटा कि शारीरिकी होती क्या है। शारीरिकी का मतलब होता है कि जो भी जीवित जीव होते हैं, चाहे वो आप एनिमल बोलें चाहे वो प्लांट बोले, उनकी जो आंतरिक संरचना के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, शारीरिकी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं बड़े प्राणी जैसे पादप और जंतु, दोनों में रचनात्मक समानताएं तथा बाह्य आकारिकी में भिन्नता दिखाई देती है। यानी अगर हमको बाहर से देखने को पूछा जाए कि ये पादप है या जंतु है तो बाहर से हम बता सकते हैं। अब इनके इंटरनल टिश्यू से अगर हमें पूछा जाए कि इंटरनल टिश्यू में क्या चीज़ें प्रेजेंट है तो वो भी हमें किसके द्वारा पता चलती है, एनाटॉमी के द्वारा पता चलती है। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सारी समानताओं तथा विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है। तो इस अध्याय के अंदर बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, जो भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि पादपों का जो शरीर होता है वो किसके द्वारा बना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उच्च पादपों में भीतरी रचनात्मक क्रियात्मक संरचनाओं के विषय में पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को आप क्या कहते हैं बेटा, शारीरिकी कहते हैं। यानी शारीरिकी के अंतर्गत हमें सब के सब कौन सी संरचनाओं के बारे में पता चलता है बच्चों, भीतरी संरचनाएं। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, भीतरी की जगह पर क्या लिखा हुआ हो सकता है, बाह्य संरचनाएं। तो हमें ध्यान रखना है कि आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन शारीरिकी में किया जाता है। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों और ऊतकों के अंगों से संगठित होती हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचनाओं में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से क्या होती है बेटा, भिन्न होती है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर एक बीजपत्री जड़ का तुलना किससे करेंगे, द्विबीजपत्री जड़ से। एक बीजपत्री तने की तुलना किससे करेंगे बेटा, द्विबीजपत्री तने से। और एक बीजपत्री पत्ती की तुलना द्विबीजपत्री पत्ती से करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। नेक्स्ट, ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है। ऊतक किसे कहते हैं बेटा, ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है। और यहाँ पर अगर हम ऊतक की बात करें तो ऊतक के संदर्भ में एनसीईआरटी कहता है उनका उद्भव क्या होता है, एक ही होता है। और उनके कार्य भी सामान्यतः क्या होते हैं, समान। यानी अगर एक ऊतक की कोशिकाएं हैं तो उस ऊतक की सारी कोशिकाएं कैसी होगी बेटा, एक समान होगी। और उन सब कोशिकाओं का कार्य कैसा होगा, एक जैसा ही होता है। ऊतक के दो प्रमुख रूप होते हैं, एक होता है आपका विभज्योतक और दूसरा होता है स्थायी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा कि पादप के अंदर जो ऊतक होते हैं वो मेनली अगर मेरिस्टेमेटिक है, विभज्योतक ऊतक जिन्हें कहते हैं हम, दो प्रकार के ऊतक पादप में मुख्यतः पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक की हम बात करें तो ये वो ऊतक होता है बेटा जिनकी कोशिकाओं में निम्न विशेषताएं होती है। अब ये जो निम्न विशेषताएं होती है कोशिकाओं में वो कौन कौन सी होती है, तो विभज्योतक कोशिकाओं की जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, हमेशा छोटी होती है। दूसरा, इनके अंदर अंतराकोशिक अवकाश अनुपस्थित होता है। ठीक है। इनमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। इनके अंदर केवल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनके अंदर कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। तो विभज्योतक ऊतक वो होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है और यही ऊतक जब बहुत ज्यादा विभेदित हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थायी ऊतक में। तो स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं बच्चों जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। और वैसे भी बेटा अगर मैं विभज्योतक कोशिकाओं की बात करूं तो ये अविभेदित होती है। अविभेदित कैसे कि विभज्योतक कोशिकाएं जो होती है न तो उनका कार्य ज्ञात होता है न ही उसकी संरचना ज्ञात होती है। तो कार्य व संरचना इनमें क्या रहती है, अज्ञात होती है।
ज्ञात नहीं होती। जबकि स्थायी ऊतक के अंदर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता तथा ये कैसी कोशिकाओं का समूह होता है, विभेदित कोशिकाएं पाई जाती है। और विभेदित कोशिकाएं मतलब जो अविभेदित थी, जिनका कार्य अज्ञात था और संरचना भी अज्ञात थी, यहाँ पर कार्य व संरचना क्या हो जाती बच्चों, ज्ञात हो जाती है। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है। आप इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं कि स्थायी ऊतक के कौन कौन से उदाहरण होते हैं जो कि पादप में पाए जाते हैं। पहला उदाहरण हो जाता है आपका सरल ऊतक और दूसरा उदाहरण हो जाता है इसके अंदर जटिल ऊतक। तो ये दोनों के अंदर ही सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। सरल ऊतक में 3 आते हैं। सबसे पहला आता है मृदुतक, दूसरा आता है स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा, स्थूल कोणोतक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ोतक। यानी इन तीनों के अंदर ही इनका कार्य और संरचना ज्ञात है, इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। और जटिल ऊतक में आपका आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पादपों के अंदर आंतरिक ऊतक किस प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है विभज्य ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट ऊतक तंत्र। पादप में अगर हम ऊतक तंत्र की बात करते हैं बेटा, तो पादपों में जो ऊतक तंत्र होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो पादपों में पाया जाता है, ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ जाए। ऊतक तंत्र के प्रकार। ऊतक तंत्र में 3 प्रकार होते हैं बच्चों। पुष्पीय पादपों में 3 प्रकार होते हैं। सबको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका ऊतक तंत्र होता है उसे कहते हैं बेटा इपिडर्मल, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है बाह्य त्वचा। देखिए बेटा, बाह्य त्वचा जो होती है वो बहुत ही आप कह सकते हो पैरेनकाइमेटस सेल्स की एक परतीय संरचना होती है। एनाटॉमी के अंतर्गत एक ही परत होती है चारों तरफ एपिडर्मिस की। वो जड़ में भी होगी, तने में भी होगी और पत्ती में भी पाई जाती है। और ये जो बाह्य त्वचा होती है इसमें कभी भी उस परत में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं और पैरेनकाइमा से निर्मित होती है और जीव द्रव्य परिधि की तरफ इसमें पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहली संरचना बाह्य त्वचा में क्या होती है, मतलब बाह्य त्वचीय ऊतक में बाह्य त्वचा, और ये प्रोटेक्शन देती है। एनाटॉमिकल जो भी आंतरिक परतें होती हैं उनको क्या देती है, सुरक्षा देती है। दूसरा इसके अंदर क्या आता है बेटा, मूल रोम आता है। तो आपको पता होना चाहिए मूल रोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये केवल मूल की एनाटॉमी में प्रेजेंट होता है। जैसे बाह्य त्वचा तो सब में होता है, बाह्य त्वचा आपका रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में भी होता है। तो बाह्य त्वचा के जो भी लक्षण है वो तीनों के अंदर पाए जाएंगे, है ना। और मूल रोम सिर्फ कहाँ पर होता है, एपिडर्मिस, किसकी, रूट की एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। और क्या काम करता है मूल रोम, ये एक तरीके से जल और खनिज का अवशोषण करता है। कहाँ से, मृदा से, ताकि पादप का अवशोषण का कार्य कौन करता है, मूल रोम। ये यूनिसेलुलर होता है और बाह्य त्वचा से ही निकलता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्राइकोम। ट्राइकोम एक ऐसी संरचना होती है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, तने में होती है, मूल में नहीं होती और पत्ती में भी नहीं होती है। तो ट्राइकोम क्या होता है, ट्राइकोम एक तरीके से मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय संरचना होती है, एपिडर्मिस से निकलती है। और इनका जो नेचर होता है, इनका नेचर सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकते हैं। ये नेचर में ये शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है, और इनके अंदर स्त्रवण की प्रक्रिया भी हो सकती है और ये अस्त्रावी भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ट्राइकोम के अंदर जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये तो क्या किसका काम करती है, मूल रोम काम करती है अवशोषण का। बाह्य त्वचा कार्य करती है किसकी, सुरक्षा का। ट्राइकोम जो है ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या लाता है, कमी लाता है। इसी तरीके से एक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस से रिलेटेड होती है और ये भी जनरली किस में होती है, या तो होती है पत्तियों में या फिर होती है डाइकॉट तने में, तने में भी हो सकता है क्यूटिकल। और ये भी क्या काम करती है, ये करती है बेटा वाष्पोत्सर्जन को, ये भी क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आते हैं, रंध्र।
रंध्र जो होता है ये किस में हेल्प करता है? ये गैसीय विनिमय में हेल्प करता है, और दूसरा ये वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है। तो बेसिकली बेटा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उनमें ये संरचनाएं पाई जाती है जो मिलकर इस टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं। तो कौन कौन सी हो गई? एपिडर्मिस हो गया, मूल रोम, ट्राइकोम, क्यूटिकल और रंध्र। अगर मैं रंध्र की संरचना की बात करूं तो संरचना के बारे में आप आराम से यहाँ पर जो भी थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी है बेटा, आप इसको आराम से इस डायग्राम के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं कि कोई भी रंध्र अगर बनता है, ये बीच में रंध्र बना है और ये रंध्र अगर बनेगा तो इस रंध्र को कवर करने वाली जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हैं बच्चों? द्वार कोशिकाएं। और ये द्वार कोशिकाएं जो होती है ये बेसिकली किस शेप की दिख रही है आपको? या तो होती है सेम नुमा, या इसे कह सकते हैं वृक्काकार, किडनी शेप होती है ये, है ना। और इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है एज कंपैरेटिव आउटर। तो रंध्र की तरफ जो भित्ति होती है ना, वो भित्ति इन द्वार कोशिकाओं की कैसी होती है बेटा? मोटी होती है। और बाहर की तरफ जो होती है वो पतली होती है। तो ये पतली बाह्य भित्ति, ओके, और ये वाली ये आंतरिक भित्ति होती है द्वार कोशिका की। तो आंतरिक मोटी भित्ति होती है इनके अंदर, रंध्र के अंदर। और इस द्वार कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे हरित लवक पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इन्हीं द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं इनको घेर के रखती है बच्चों। और ये जो घेरी हुई कोशिकाएं आपको दिख रही है, इन कोशिकाओं को आप कहते हैं सहायक कोशिकाएं, सबसिडियरी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सहायक कोशिकाएं प्लस द्वार कोशिकाएं प्लस जो ये बीच में रंध्र बना है, ये तीनों संरचनाएं मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं रंध्र उपकरण। यानी रंध्र उपकरण का निर्माण कौन करता है बच्चों? द्वार कोशिका, रंध्र और सहायक कोशिकाएं, तीनों मिलकर ये रंध्र उपकरण को बनाते हैं। और इन्हीं सहायक कोशिकाओं के चारों तरफ एक और सेल चारों तरफ से इसको कवर करके रखती है जिसे कहते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस की जो सेल होती है वो इनको बाहर से घेर के रखती है। तो ये कौन सी सेल हो गई? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी रंध्र को बनाने के लिए हमें द्वार कोशिकाएं चाहिए, द्वार कोशिकाओं के बाहर सहायक कोशिकाएं चाहिए, और सहायक कोशिकाओं के बाहर बाह्य त्वचीय कोशिकाएं चाहिए। रंध्र को घेरने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जो जनरली किस शेप की होती है बेटा? सेम नुमा या फिर वृक्काकार। परंतु अगर मैं घास की कोशिकाओं की बात करूं तो घास के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं एपिडर्मिस में वो डंबलाकार होते हैं। तो ये देखिए बेटा, द्वार कोशिकाएं मैं बना रही हूँ, इनका शेप कैसा होता है? डंबल के समान। तो ये डंबलाकार, ये आपका डंबलाकार द्वार कोशिकाएं हैं यहाँ पे। और ये डंबलाकार द्वार कोशिकाएं जो होती है ये बेसिकली किस में पाई जाती है बेटा? घास में पाई जाती है। और यहाँ पर जो द्वार कोशिकाओं के अंदर निक्षेपण है, मोटी भित्ति होती है, वो हमेशा कहाँ पे होती है? मध्य अवस्था में। ये आपको दिख रहा होगा, ये मोटी भित्ति हमेशा द्वार कोशिकाओं के अंदर कहाँ पे होती है? मध्य अवस्था के अंदर पाई जाती है, क्योंकि इनका शेप ही अलग है। और इनके चारों तरफ बहुत सारी एपिडर्मल सेल नहीं होकर एक इधर घेर के रखती है और एक इधर घेर के रखती है बेटा। तो ये इनकी सहायक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे तो आपने नोटिस किया होगा चारों तरफ बहुत सारी सहायक कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे आपकी सहायक कोशिकाएं कितनी है बेटा? दो ही है यहाँ पे, एक इधर और एक उधर। और ऑब्वियसली बेटा अगर इधर आपकी बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं तो इधर भी तो होगी, तो इसमें भी चारों तरफ क्या होती है? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, दोनों तरफ होती है। तो ये होता है बेटा रंध्र का काम। तो ये जो रंध्र बीच में आपको दिख रहा है, इधर और ये रहा रंध्र यहाँ पे बीच में, ये रंध्र बेसिकली क्या काम करेगा? गैस विनिमय करेगा, या फिर गैस विनिमय के साथ में वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी जो भी है वहां पे वो वाष्प के रूप में बाहर निकाल देगा। तो ये है बेटा रंध्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए बेटा ऊतक तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें एनसीईआरटी ने दे रखी है। रंध्र एक ऐसी संरचना है, यहाँ से ऊतक तंत्र,
रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाया जाता है और रंध्र किसमें हेल्प करते हैं? वाष्पोत्सर्जन और गैसों के विनिमय को क्या करते हैं? नियमित करते हैं। तो ये बेसिकली किसका काम हो गया? रंध्र का काम हो गया। प्रत्येक रंध्र में सेम नुमा क्या होती है? 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। घास में द्वार कोशिकाएं कैसी होती है? डंबलाकार। द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति कैसी होती है? मोटी। द्वार कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और यह रंध्र के खुलने और बंद होने को क्या करता है? नियमित करता है। ठीक है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है, उनकी आकृति यानी जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं उसके चारों तरफ थी ना सहायक कोशिकाओं के बाहर, वो किसमें हेल्प करती है? द्वार कोशिकाओं की आकृति, माप और पदार्थों की विशिष्टता के हिसाब से वो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। कौन लाता है विशिष्टता? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हेल्प करती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या बेटा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रंध्र के चारों तरफ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, पर अगर द्वार कोशिकाओं को कंट्रोल करना है तो वो कौन है बेटा? सहायक कोशिकाएं। आकृति, माप और विशिष्टता कौन लेकर आता है? एपिडर्मल नहीं, सहायक कोशिकाएं लेकर आती हैं। रंध्रीय छिद्र, रंध्र उपकरण अभी बताया था ना मैंने, तो रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? रंध्र उपकरण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। तो अगर स्टोमेटल एपरेटस की बात करें तो इसमें कौन कौन होगा? छिद्र होगा, द्वार कोशिकाएं होंगी और सहायक कोशिकाएं होंगी। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है बेटा? रंध्र उपकरण बनाती है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, देख सकते हैं आराम से आप। ये द्वार कोशिकाएं, ये रंध्र, ये आंतरिक भित्ति, ये बाह्य भित्ति, ये चारों तरफ कौन सी है? हरी कलर की जो दिख रही है, ये आपकी सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका के बाहर कौन सी है? एपिडर्मल सेल। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं इनमें भी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में अनेक रोम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? मूल रोम। यानी बाह्य त्वचा के अंदर आपका क्या पाया जाता है? मूल रोम। पर ये मूल रोम किसमें होती है? जनरली रूट में पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती है। बाह्य त्वचा की ये कोशिकाएं कैसी होती है? एक कोशिकीय और दीर्घीकरण स्वरूप, मतलब बाहर एक्सटेंशन निकलता है परिपक्वन क्षेत्र से। किसका अवशोषण करती है ये? जल और खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक। तने पर जो रोम होते हैं बेटा, जो बाह्य त्वचा से निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? त्वचा रोम या फिर ट्राइकोम। यानी ट्राइकोम का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? त्वचा रोम कहते हैं, जो तने पे होती है। और ये वो तो एक कोशिकीय थी, ये कैसी बेटा? बहुकोशिकीय। तुलनात्मक रूप से ये देखो, मूल रोम एक कोशिकीय और ट्राइकोम बहुकोशिकीय। ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित। ये कोमल भी हो सकते हैं और ये दृढ़ होगा बेटा, नरम नहीं होगा यहाँ पे। ये दृढ़ भी हो सकते हैं, स्त्रावी भी हो सकते हैं और अस्त्रावी भी हो सकते हैं। और वाष्पोत्सर्जन यानी जल की हानि को क्या करते हैं? ये रोकते हैं। तो ट्राइकोम जल की हानि को रोकेंगे। और एक मैंने और बताया था बेटा, क्यूटिकल, जो मोमी परत होती है, वो भी रोकती है इसको, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो वैक्सी लेयर है, इसके बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा होगा, नहीं भी है बेटा तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूटिकल किसमें हेल्प करती है? वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है हमारा भरण ऊतक। तो बेटा बाह्य त्वचा और संवहन यानी कि सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, मैंने यहाँ पर ऊतक तंत्र की बात की थी ना कि 3 प्रकार के ऊतक तंत्र यहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। तो बाह्य त्वचीय तो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है बेटा दूसरा ऊतक तंत्र। दूसरे ऊतक तंत्र को हम कहते हैं बेटा भरण ऊतक तंत्र। दूसरा कौन सा है? भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र जो होता है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बाह्य त्वचा व संवहन ऊतक के अलावा जो भी बचा है बेटा, संवहन ऊतक के अतिरिक्त ऊतक जो होंगे उसे क्या कहेंगे? भरण ऊतक, नंबर 1। नंबर 2 कि भरण ऊतक तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं आती है? तो इसमें बेटा वल्कुट आ जाएगा, वल्कुट के अलावा परिरंभ आ जाता है और परिरंभ के अलावा इसमें मज्जा आ जाती है। तो जब ये तीनों आपको परतें दिखती है तो ये किस प्रकार का भरण ऊतक है बेटा? विभेदित। यानी आपको भरण ऊतक में ये परतें दिखती है। पर अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी किसी के अंदर भरण ऊतक क्या होता है? अविभेदित भी हो सकता है। और अविभेदित जिसमें परतें नहीं दिखती है वो किसमें होता है? मोनोकॉट स्टेम और पत्तियों में।
पत्तियों में कभी भी ये परतें नहीं पाई जाती बेटा, खाली सिर्फ पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है वहां पे। तो पत्तियों में भरण ऊतक को आप क्या बोलते हो बेटा? पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक, मीजोफिल टिश्यू कहते हैं आप उसे। तो पत्तियों के भरण ऊतक को क्या कहा जाता है? पर्ण मध्योतक कहा जाता है। तो ये है बेटा आपका क्या? भरण ऊतक से संबंधित इंफॉर्मेशन। अब देखिए एनसीईआरटी भरण ऊतक के लिए क्या यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। साफ साफ लिखा है बेटा कि बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक किस में आते बेटा? भरण ऊतक में आते। इसमें कौन कौन से ऊतक आपके मिलकर इसको बनाते हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों मिलके बनाएंगे। और प्राथमिक तने में पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं प्राय क्या बनाती है? तने की बात चल रही है। बलकुट, परिरंभ, पित्त और मज्जा किरणें। यानी यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करनी है, मज्जा के अलावा और क्या होगा? मज्जा किरणें भी आपकी किसके अंतर्गत आती है भाई? भरण ऊतक के अंतर्गत आएगी। तो आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो मज्जा किरणें भी आप इसके अंतर्गत क्या करेंगे? सम्मिलित करेंगे। तो मज्जा किरणें भी इसी में ही आती है। और भरण ऊतक को बनाने के लिए जो सरल ऊतक होते हैं वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे ये पैरेनकाइमा का भी हो सकता है, ये भरण ऊतक कोलेनकाइमा का भी हो सकता है, और ये ऊतक स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़ोतक का भी हो सकता है। तीनों प्रकार के यहाँ पे ये ऊतक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका संवहन ऊतक तंत्र। तो संवहन ऊतक तंत्र को अगेन समझने से पहले हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। संवहन ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र के अंतर्गत बेटा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताया जाता है कि जाइलम एंड फ्लोएम कैसे यहाँ पर अरेंज है। जाइलम एंड फ्लोएम, तो यहाँ पर दो प्रकार से अरेंजमेंट होता है बेटा। पहला अरेंजमेंट होता है जिसे कहते हैं अरीय। तो अरीय का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम की त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग। ये देखिए, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम। तो अरीय व्यवस्था क्या होती है? जब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि बीच में आपकी क्या होती है? मज्जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अरीय रूप में व्यवस्थित है और ये जनरली किस में होता है बच्चों? रूट में। चाहे वो रूट मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, दोनों में अरीय आपका विन्यास प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं संयुक्त। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बंडल बनाते हैं, संवहन पूल बनाते हैं। तो ये संवहन पूल आपको दिख ही रहा होगा। तो इनकी त्रिज्या क्या होती है? समान। इसमें ऐसा नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ है, यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। अब ये संयुक्त जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है बेटा जिसे कहते हैं बंद प्रकार का। बंद प्रकार का जो नॉर्मल मैंने बनाया, यानी कि बंद प्रकार के अंदर यहाँ पर एधा नहीं होती है। एधा वो कोशिकाओं का ग्रुप होता है बेटा जो कि सेकेंडरी द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है? डिवीजन करता है, पर इसमें वो नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे खुला प्रकार का लिखती हूँ संयुक्त, तो खुले प्रकार के अंदर क्या होगा कि आपका जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसके बीच में आपका क्या रहता है? एधा रहती है। ये एधा जो होती है ये क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ के समय डिवीजन करती है बेटा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय जब डिवीजन करने वाली एधा होगी तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? खुला संयुक्त संवहन पूल। और अगर नहीं होती है तो वो बंद प्रकार का संवहन पूल होता है। तो इसका मतलब दो प्रकार के आपके संवहन यहाँ पर ऊतक का विन्यास प्रेजेंट होता है। संवहन देखिए यहाँ पे, अब संवहन तंत्र में जटिल ऊतक क्या क्या आते हैं बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसे। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, ठीक है ना। द्विबीजपत्री में जाइलम व फ्लोएम के बीच में एधा, अभी अभी मैंने आप लोगों को एधा लिखा था, एधा को ही क्या कहते हैं? कैम्बियम। यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर एधा होती है तो वो किस में होती है बेटा? डाइकॉट में होती है, तने के अंदर। ऐसे संवहनी बंडलों जिसमें कैम्बियम होता है वे लगातार क्या करते हैं? द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते। तो आप देख लीजिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है जहाँ पर मैंने एधा बनाई है, तो बेटा ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम के अनुसार अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये जो एधा दिख रही है ये एधा बाहर की तरफ क्या बनाती है? सेकेंडरी जाइलम। ये एधा बाहर क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम, सॉरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। पर ये कब बनाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ के समय, अभी नहीं बनाएगी ये। तो कहने का मतलब है जिसमें एधा होगा वो डेफिनेटली सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है।
इन्हें क्या कहेंगे, खुला संवहन तंत्र। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता तो ये क्या करेंगे बेटा, द्वितीयक ऊतक नहीं बनाएंगे, मतलब इनके द्वारा न तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे और न ही सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, बंद प्रकार का। तो मैंने कहा था ना कि जब जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ में होते हैं तो उसे संयुक्त कहते हैं, और संयुक्त भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक बंद और एक खुला। फिर आता है जाइलम एंड फ्लोएम एकांतर तरीके से किस पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पर। तो ऐसे बंडल को जिसके अंदर आपके अलग अलग त्रिज्या पे होती है उसको क्या बोलते हैं, अरीय। ऐसे किस में पाए जाते हैं बेटा, मूल में, यानी मूल के अंदर आपके अरीय संवहन तंत्र होता है और तने में क्या होता है, संयुक्त संवहन बंडल। संयुक्त बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। ये तो बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों में कि अगर अरीय बोलते हैं तो त्रिज्या क्या है, अलग अलग, और अगर संयुक्त है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी, सेम। ठीक है, तो तने और पत्तियों में ऐसा ही होता है। संयुक्त वेस्कुलर बंडल प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है, यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई वेस्कुलर बंडल बनाते हो तो जाइलम हमेशा कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, इनर साइड में, और फ्लोएम जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ। आई बात समझ में? तो ये एक वेस्कुलर बंडल का तरीका होता है, जब आप कोई भी संयुक्त लिखते हैं तो उसमें इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये देख लीजिए बेटा, ये आपका अरीय जाइलम फ्लोएम एकांतर रूप से व्यवस्थित है। ये आपका जाइलम एंड फ्लोएम है, नीचे अंदर की तरफ जाइलम, ऊपर की तरफ फ्लोएम। तो इसके अंदर आपकी एधा नहीं दिख रही है, पर अगर मैं इधर बात करूं बेटा तो इसके अंदर एधा क्या होगी, प्रेजेंट होती है। लिखा है ना कैम्बियम, तो जिसमें कैम्बियम होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, खुला प्रकार का। क्या कहते हैं, खुला प्रकार का। और जिसमें कैम्बियम नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बंद प्रकार का। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर किस किस में हम तुलना करने वाले हैं। तो 3 हमारे कोर्स में है, जड़, तना और पत्ती। सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पे जड़ की। तो मैं यहाँ पे जड़ का डायग्राम बना के ही आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे और आपको थ्योरी समझ में आए एनसीईआरटी की। क्योंकि देखिए बेटा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो सीरीज हम चला रहे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, एनसीईआरटी की लाइनें समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि कहना क्या चाहता है। तो मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम मेंशन कर रखा है उसमें मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे बताऊंगी किस तरीके से एनाटॉमिक के अंतर्गत आपकी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो पहले बात करते हैं अपन मोनोकॉट स्टेम की, और फिर बात करते हैं हम रूट है पहले अपने कोर्स में, तो पहले रूट का हम कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आता है डाइकॉट रूट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं डायग्राम के फॉर्म में ही समझा देती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए बेटा, दोनों के अंदर सबसे बाहर की जो परत होती है वो एपिडर्मिस होती है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। तो ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली डाइकॉट रूट में भी सबसे बाहर वाली परत क्या है, एपिडर्मिस। इधर भी बन रही है और इधर भी बन रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं भाई, एनाटॉमिकल शारीरिकी रूप से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। इन्हीं में से क्या निकलता है, रूट हेयर। तो रूट हेयर तो बेटा दोनों में ही निकलेगा ना, मूल रोम क्या होंगे, दोनों में ही निकलेंगे, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। ये देखिए एपिडर्मिस भी क्या होगी, दोनों में प्रेजेंट होगी, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट रूट हो। ये लिखिए। अब इसके नीचे की तरफ आपकी जो परतें आती है बेटा वो आती है किसकी, वलकुट की। तो यहाँ पर वलकुट की परतें होंगी और यहाँ पर भी क्या होगी, वलकुट की परतें होंगी। वलकुट की परतें जो होगी वो कितनी परतें होती है बेटा, बहुपरतीय होती है। ठीक है, किसकी बनती है, पैरेन्काइमा की बनती है। यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ पर भी वलकुट क्या होगा, बहुपरतीय होता है, और यहाँ पर भी किसका होगा, पैरेन्काइमा का। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, अंतराकोशिक अवकाश। मैंने सेल बनाई नहीं है पर आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर कोशिकाएं कौन सी होगी, पैरेन्काइमा की, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होगा। जैसा इधर है वैसा ही इधर भी होगा। इधर भी इंटरसेल्युलर स्पेस, 2 सेल के बीच में जो जगह होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका मतलब कोशिकाएं बहुत आसानी से दूर दूर व्यवस्थित होती है। तो वलकुट इसमें भी है और उसमें भी है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है वलकुट के बेसिस पर भी। अब आता है तीसरी नेक्स्ट परत, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस इसमें भी अंतस्त्वचा, तो अंतस्त्वचा इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। इस तरीके से नालाकार
कोशिकाएं होती है और इन नालाकार कोशिकाओं के चारों तरफ स्पर्श रेखीय रूप में सुबेरिन की परत लगी रहती है, जो पानी के लिए क्या होती है, अपारगम्य। तो सुबेरिन की परत जो होती है वो बेसिकली कहाँ पर होती है, एंडोडर्मिस में। तो ऐसा लगता है बेटा जैसे कि कैस्पेरियन पट्टी बनाते हैं, जब हम इसे देखते हैं ना, तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन पट्टी। और ये कैस्पेरियन पट्टी कैसे हमें दिखती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर किसका निक्षेपण होता है, सुबेरिन। ये जो मैंने येलो कलर का बनाया ये क्या है, सुबेरिन निक्षेपण होता है, जो कि पानी के लिए क्या होता है, अपारगम्य। तो पानी जब भी मूल रोम से अंदर की तरफ आता है यहाँ से, तो मूल रोम से अंदर आएगा तो कुछ कोशिकाओं में क्या नहीं प्रेजेंट होता, सुबेरिन नहीं होता, तो वो कहलाती है मार्ग कोशिकाएं। तो मार्ग कोशिकाओं के अलावा तो सब में क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, क्योंकि पानी जाएगा कैसे, हमें पानी कहाँ भेजना है, जाइलम में। जाइलम कहाँ पर होता है, केंद्र में। तो मार्ग कोशिकाएं जगह जगह पर पाई जाती है, जिसकी वजह से पानी कहाँ चला जाता है, वलकुट से होता हुआ, एपिडर्मिस से होता हुआ कहाँ जाता है, अंदर चला जाता है। तो ये है बेटा एंडोडर्मिस। इसमें भी दोनों में कोई अंतर नहीं है, मोनोकॉट में भी होता है और डाइकॉट में भी प्रेजेंट रहता है, एक परतीय होता है दोनों के अंदर। अब आता है बेटा यहाँ पे तीसरी परत, सॉरी पहली, दूसरी और ये तीसरी, और अब ये आएगी चौथी परत। चौथी परत जो होती है बेटा, ये तो एक परतीय है बेटा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। कितनी परत होती है, एक परतीय। एंडोडर्मिस की कितनी परत होती है बच्चों, एक परतीय। एपिडर्मिस में कितना होता है, एक परतीय। सामान्यतः कितनी परत होती है एपिडर्मिस की, एक परतीय ही होती है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे परिरंभ। तो परिरंभ देखिए बेटा, इधर भी है और उधर भी है। परिरंभ में बस ये ध्यान रखना बेटा कि इसकी जो पैरेन्काइमा होती है वो मोटी भित्ति होती है उसमें। तो मोटी भित्ति युक्त कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा यहाँ पे, पैरेन्काइमा। और ये क्या होती है, कुछ परतें प्रेजेंट रहती है। इधर भी परिरंभ एज इट इज होता है, जैसा कि मोनोकॉट में होता है वैसा ही डाइकॉट में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें भी बेटा कोई अंतर नहीं है, चाहे मोनोकॉट बोलो चाहे डाइकॉट बोलो, दोनों के अंदर परिरंभ जो होता है वो मोटी भित्ति युक्त होता है और कुछ परतें प्रेजेंट होती है दोनों के अंदर ही। तो यहाँ पर भी एक बार तो लिखना ही पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी मोटी भित्ति प्लस पैरेन्काइमा, और दूसरा यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुछ परतें पाई जाती है। फिर आता है इधर नेक्स्ट परत, इसी के जस्ट नीचे की तरफ, परिरंभ के नीचे। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम, 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 जाइलम। इधर जाइलम, 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 जाइलम। अभी अभी पढ़ा था ना हमने, एकांतर रूप में पाए जाएंगे ना, ये रहे फ्लोएम, 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 फ्लोएम। इधर फ्लोएम, 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 फ्लोएम एंड फ्लोएम। तो बेटा साफ साफ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ क्या अंतर है। इधर जाइलम व फ्लोएम की जो संख्या है वो 2 से 4 तक, और यहाँ पर जाइलम व फ्लोएम की संख्या जो होती है बेटा वो 6 से अधिक। तो 6 से अधिक होता है बेटा, उसे कहते हैं बहुआदि दारुक। बहुत सारे जाइलम प्रेजेंट है यहाँ पे, बहुत सारे फ्लोएम प्रेजेंट है। 6 से कम होते ही किस में होते हैं, वो डाइकॉट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, केंद्रीय रूप के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो केंद्रीय रूप में क्या पाई जाती है, मज्जा। मज्जा इसमें भी होती है और मज्जा इसमें भी होती है। तो इनमें आपको सेल को देखना है, जैसे मैं एनसीईआरटी का डायग्राम बता देती हूँ, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखिए सेल कम है, दिख रहा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे सेल क्या है, ज़्यादा है। ये मोनोकॉट की रूट है बेटा, तो मोनोकॉट की रूट में सेल का नंबर ज़्यादा है, तो विकसित मज्जा किस में होती है, मोनोकॉट में। तो ये रही यहाँ पे मज्जा किस में होती है विकसित, मोनोकॉट में। मज्जा विकसित मतलब इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, और यहाँ पे मज्जा अविकसित मतलब कोशिकाओं की संख्या क्या है बेटा, कम है। उसी से पता चल जाता है। तो 2 अंतर तो बेटा क्लियरली दिख रहे हैं। अब लास्ट अंतर कि भैया जो डाइकॉट रूट होती है, डाइकॉट रूट के अंदर क्या बनती है बेटा, एधा बनती है।
एधा बनेगी, संवहन एधा बनती है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के समय। किससे, क्यों, ये हमारे कोर्स से डिलीटेड पार्ट है। पर डाइकॉट में संवहन एधा बनती है और संवहन एधा बनती है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वृद्धि होती है, जबकि यहाँ सेकेंडरी वृद्धि नहीं होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे कोर्स से डिलीटेड पार्ट है, पर डिफरेंस तो आना ही चाहिए ना बेटा दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब इसका देखिए थ्योरी। द्विबीजपत्री मूल जो सेकंड वाली बनाई थी अपन ने, ठीक है, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है, यानी जो हमें डायग्राम अभी दिखाया गया एनसीईआरटी में, वो डाइकॉट किसका लिया है भाई, सूरजमुखी की मूल ली है अपन ने। डाइकॉट होता है जो कि सबसे बाहरी परत कौन सी बेटा, मूलीय त्वचा, राइजोडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी परत है, राइजोडर्मिस होती है, वही एपिडर्मिस से रिलेटेड है ये। कौन सी, नलिकाकार सजीव घटक, इसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है और क्या निकालती बेटा, मूल रोम। यानी मूल रोम कहाँ से निकलता है, एपिडर्मिस से ही तो निकलता है। वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की क्या होती है, बहुत सारी परतें, यानी बहुपरतीय, जिनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतराकोशिकीय अवकाश। वलकुट की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, अंतस्त्वचा। यानी वलकुट की अगर हम बात करें तो वलकुट के अंदर सबसे आंतरिक जो परत होगी वो क्या बनाती है, एंडोडर्मिस। क्योंकि वलकुट की 3 परतें मानते हैं अपन, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस तो होती नहीं है रूट में, तो वलकुट की सबसे आंतरिक परत क्या हो गई, एंडोडर्मिस, जो सबसे भीतरी परत होती है। इसमें क्या होती है, कोशिकाएं नालाकार, और ये नालाकार कोशिकाओं की परतें कितनी होती है भाई, एकल। तो एपिडर्मिस भी एकल, एंडोडर्मिस भी एकल, तो बहुपरतीय कौन सी हुई, वलकुट की। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता, किसमें, एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, स्पर्श रेखीय। ये पूछा जाता है बेटा कि कहाँ पर आपका सुबेरिन का निक्षेपण होता है, एक तो स्पर्श रेखीय में और एक अरीय रूप में, आपकी कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में जल पारगम्य मोमी क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन। तो सुबेरिन पूरे एंडोडर्मिस में कौन सी तरह निक्षेपित होता है, स्पर्श रेखीय और अरीय रूप में। अंतस्त्वचा के भीतर की और मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन एधा तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। तो ये बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि परिरंभ जो होता है कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं डाइकॉट की बात करती हूँ बेटा, ये देखिए, हम जब डाइकॉट की बात करते हैं तो ये जो परिरंभ होता है, इस परिरंभ से हमारी किस में हेल्प करता है, ये सेकेंडरी वृद्धि में हेल्प करता है। पहली चीज तो सेकेंडरी वृद्धि में सहायक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, एधा बनाने में हेल्प करता है। ये जो संवहन एधा लिखी है ना, उसको बनाने में कौन मदद करता है, परिरंभ। और दूसरा, यहाँ से क्या निकलती है बेटा, सेकेंडरी रूट भी यहीं से निकलती है, और सेकेंडरी रूट अगर यहाँ से निकलती है तो उनकी वृद्धि कैसी होगी बेटा, अंतरजात उत्पत्ति। यानी सेकेंडरी रूट हमेशा अंदर की परतों से निकलता है, परिरंभ से निकलता है ये, ठीक है। परिरंभ कहते हैं कोशिकाओं की द्वितीयक वृद्धि के दौरान एधा और पार्श्वीय मूल बनाता है। तो बेटा सेकेंडरी रूट क्या होती है, पार्श्वीय मूल ही तो है वहां पे। पित्त छोटी होती है, अस्पष्ट, और पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव उत्तक। तो बेटा ये जाइलम एंड फ्लोएम होती है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है, इधर यहाँ पे। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही है बेटा, इसे आप कहते हैं संयोजी ऊतक, कंजक्टिव टिश्यू, दोनों को ही। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो होती है उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू, वो जो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये इसी की बात कर रहे थे अभी, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक दोनों के बीच में होता है। 2 से 4 जाइलम व फ्लोएम के खंड होते हैं, किसमें, डाइकॉट की बात चल रही है। तो डाइकॉट में अपन ने कितने बनाए, 2 से 4 ही तो बनाए। इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, एक एधा बनेगी, और एंडोडर्मिस के अंदर के सारे ऊतक क्या कहलाते हैं, रंभ। अब रंभ किसे कहेंगे, तो रंभ का मतलब ये हुआ बेटा कि एंडोडर्मिस के नीचे। तो एंडोडर्मिस के नीचे तो ये रहा, एंडोडर्मिस के नीचे कौन है, रंभ। आप किसको लोगे, रंभ के अंतर्गत कौन आता है, रंभ के अंतर्गत आपका पहला तो हो जाएगा परिरंभ, फिर कौन है, संवहन ऊतक, जाइलम व फ्लोएम। तो यहाँ लिख देती हूँ बेटा मैं संवहन ऊतक, और कौन आएगा रंभ में, मज्जा। मज्जा भी तो यही है, अंदर ही तो है इसके।
तो इस वाले भाग को आप क्या कहते हैं बेटा? रंभ कहते हैं। तो रंभ को बनाने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती है? परिरंभ होगा, संवहन, उतक होगा और पित्त होगा। ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं बेटा? रंभ को निर्मित करते हैं। फिर आता है आपका एक बीजपत्री मूल, जो कि जस्ट उससे पहले जो बनाया था मैंने। तो इसकी संरचना द्विबीजपत्री के क्या होती है? समान ही होती है। ठीक है, इसमें एपिडर्मिस, वल्कुट, एंडोडर्मिस, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। जैसे कि किस में होते हैं? डाइकॉट में होते हैं, वैसे ही किस में होंगे? मोनोकॉट में। बस अंतर क्या है कि इनकी संख्या क्या होती है? 6 से अधिक, जिसे क्या कहते हैं? बही आदि दारुक। जबकि द्विबीजपत्री में कितने होते हैं बेटा? कम ही पाए जाते हैं। पित्त कैसी होती है मोनोकॉट में? बड़ी होती है और बहुत विकसित होती है, तथा इनके अंदर एधा नहीं होती बेटा, और एधा नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग द्विबीजपत्री तना। उसके लिए भी बेटा मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक डायग्राम का आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। डायग्राम की भी आपको पहले बात करते हैं हम मोनोकॉट, स्टेम, और फिर बात करते हैं हम डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, हमेशा सबसे आउटर मोस्ट लेयर एनाटॉमी में कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ऐसे ही अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो डाइकॉट में भी सबसे पहले की परत जो आउटर मोस्ट होती है उसे क्या कहते हैं आप? एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट में क्या प्रेजेंट हो सकता है बच्चों? क्यूटिकल हो सकता है, मोनोकॉट में नहीं है। किसी किसी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? रंध्र हो सकते हैं। किसमें? डाइकॉट के अंदर। तो डाइकॉट के अंदर रंध्र और क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकता है। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस। और डाइकॉट के अंदर कुछ में से आपके क्या संरचना निकलती है बच्चों? मल्टी सेलुलर ट्राइकोम। तो ट्राइकोम भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया बच्चों? डाइकॉट का। तो रंध्र हो गया, क्यूटिकल हो गया, ट्राइकोम हो गया, ये किसकी संरचना का भाग हो गया? डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस से रिलेटेड बाह्य त्वचीय भाग हो गया। अब आता है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बेटा यहाँ पे अगर मैं मोनोकॉट की बात करूँ तो मोनोकॉट में क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोडर्मिस। ऐसे ही यहाँ पर भी डाइकॉट में क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइपोडर्मिस। और अगर मैं बात करूँ डाइकॉट स्टेम की तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस जो आपको जब दिखता है तो वो दिखने वाला पार्ट हमेशा कब होता है? शैशव, यानी जो नया यंग तना जो होता है, अपरिपक्व तना जो होता है, उसमें हाइपोडर्मिस आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है ना। अब ये बनता किससे है? तो अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनती है? दृढ़ोतक की। और अगर मैं बात करती हूँ डाइकॉट की तो यहाँ की जो बनती है वो बनती है कोलेनकाइमा की। तो वही बात है बेटा, कई परतें होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है। एपिडर्मिस में तो कितनी लेयर होती है? एक। पर हाइपोडर्मिस में यहाँ पर क्या होती है? कई परतें प्रेजेंट होती है। किसके नीचे है हाइपोडर्मिस? एपिडर्मिस के नीचे। तो हाइपोडर्मिस दोनों में है, मोनोकॉट डाइकॉट में, पर उनको बनाने वाला जो सरल ऊतक है वो क्या है? अलग अलग है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब आते बेटा अंदर की तरफ। अंदर अब यहाँ पे वही बात है बेटा, अविभेदित भरण ऊतक है। तो यहाँ पे आपका वल्कुट नहीं होगा, अंतस्त्वचा नहीं होगी, है ना, परिरंभ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का क्या होगा? पूरा के पूरा ग्रुप होता है। इस तरीके से पूरे में आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट रहती है। भरण ऊतक यही बनाता है बेटा। और इन भरण ऊतक के अंदर बाहर की तरफ छोटे वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। ये भरण ऊतक है। तो यहाँ पर मोनोकॉट के अंदर भरण ऊतक कैसा होता है? अविभेदित भरण ऊतक। ठीक है बेटा। और इसमें अब संवहन ऊतक बना रही हूँ मैं, तो संवहन ऊतक को ध्यान से देखो कि इसके अंदर बाहर की तरफ तो होते हैं छोटे संवहन ऊतक, और केंद्र की तरफ कैसे होते हैं? बड़े संवहन ऊतक। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। इसका मतलब इसके बाहर की तरफ कैसे होते हैं? छोटे पूल, छोटे संवहन पूल, जब आप एनाटॉमी में देखते हो। और अंदर की तरफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े संवहन पूल। और ये बिखरे हुए होते हैं बेटा। संवहन पूल चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये किस रूप में रहते हैं? बिखरे।
किस में बिखरे हुए, भरण ऊतक में, जो पैरेनकाइमेटस से बना होता है। और एक चीज और बेटा कि जो मोनोकॉट होता है इसके चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा का बंडल आच्छादित होता है, जो इसको क्या देगा, सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, इसके चारों तरफ बंडल आच्छादित होता है, कोशिकाओं का ग्रुप होता है। और ये बंडल आच्छादित किसका बनता है भाई, दृढ़ोतक का बनता है, ठीक है। और मोनोकॉट के अंदर कभी भी फ्लोएम पैरेनकाइमा नहीं होता है। फ्लोएम के अंदर क्या नहीं होता, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है इसमें, ओके। और क्या होगा इसमें, एक बेटा इसमें ना जल गुहिकाएं पाई जाती है, ये स्पेशल फीचर है इसका। और जल गुहिकाएं किस में होती है, जाइलम के अंदर। तो ये दो स्पेशल फीचर है जो मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं, एक तो फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट, दूसरा जल गुहिकाएं प्रेजेंट, और तीसरा वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए, बाहर की तरफ छोटे और अंदर की तरफ बड़े, और चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, बंडल आच्छादित, जो किसका बनता है, स्क्लेरेनकाइमा का। अब नीचे की तरफ इसमें देखिए बेटा, अगर मैं डाइकॉट की बात करूं बेटा, तो ये तो हो गया कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर। अब यहाँ पे कौन आएगा, कॉर्टेक्स, ये भी बहुपरतीय होती है, तो सेकंड परत क्या हो जाएगी यहाँ पे, वल्कुट। हाइपोडर्मिस के नीचे डाइकॉट में क्या होती है, वल्कुट होती है। इसमें भी क्या होते हैं, एक स्तर नहीं होता बेटा, क्या होते हैं, कई स्तर प्रेजेंट होते हैं। और किसकी बनती है, पैरेनकाइमा की। जैसे एपिडर्मिस किसकी बनती है, पैरेनकाइमा की तो बनती है। इसी के नीचे जस्ट यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस होगा, वल्कुट के बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है, तो ये क्या होती है, एक परतीय। और इस एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स होती है बेटा, इसमें आपका स्टार्च आच्छादित बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च कण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टार्च कण ज़्यादा होने के लिए एंडोडर्मिस के लिए क्या बोलते हैं अपन, ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्टार्च आच्छादित की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, स्टार्च के कण बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सुबेरिन था ना उधर, इधर स्टार्च के कण बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एंडोडर्मिस के नीचे आता है पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल बेटा यहाँ पे अर्धचंद्राकार ऐसे दिखाई देगा आपको, ये डाइकॉट का परिरंभ होता है बेटा। और परिरंभ के अंदर, इनके अंदर कौन सी होती है सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। ये देखिए मोटी भित्ति की, तो ये होती है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो परिरंभ जो आपको दिख रहा है, इसका रूप कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। कैसा होगा, अर्धचंद्राकार, सेमील्यूनर परिरंभ होता है किसमें, डाइकॉट स्टेम में। इधर तो कुछ भी नहीं है बेटा ऐसा। और इनके अंदर अब बात करते हैं संवहन पुल की। तो संवहन पुल डाइकॉट के अंदर देखो बेटा, इस तरीके से वलय में पाए जाते हैं, ये देखिए वलय में होते हैं, जबकि वहां कैसे थे, बिखरे हुए थे। अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। और बीच में क्या होता है, पित्त। उधर तो कुछ भी नहीं था बेटा, तो इधर थोड़ा सा पित्त क्या होता है बेटा, विकसित होता है। और इसके बीच में, इनके बीच में जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर ये पित्त इस तरीके से अरीय रूप में वृद्धि कर लेता है। और अरीय रूप में जब वृद्धि करता है बेटा, तो ये क्या बना लेता है, मज्जा किरणें बना लेता है। तो मज्जा किरणें किससे बनती है, पित्त की कोशिका, क्योंकि पैरेनकाइमा से बनती है बेटा पित्त। तो इनका अरेंजमेंट धीरे धीरे ऐसे होता है, जो कि जाइलम पूल के बीच में से निकलती है किरणों के रूप में, उसे कहते हैं मज्जा किरणें। और ये मज्जा किरणें कौन सी है, प्राइमरी, ठीक है। जैसे मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में जाइलम फ्लोएम के बीच में संयोजी ऊतक थे, या संयोजी ऊतक नहीं होकर कौन है, किरणें, मज्जा किरणें प्रेजेंट होती है, जो अरीय रूप में पानी को लेकर जाती है बेटा, खाने को और पानी को अरीय रूप में लेके जाती है। तो ये है बेटा मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी। जैसे वहाँ मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में डिफरेंस था, वैसे इधर भी डिफरेंस है बेटा। यहाँ पर जो आपके संवहन पुल होते हैं, इस संवहन पुल में क्या प्रेजेंट होगी बेटा, एधा। उधर एधा नहीं है, इधर एधा होगी। अगर इधर एधा प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और अगर सेकेंडरी एधा प्रेजेंट है, तो इसमें किस प्रकार का संवहन होगा, ओपन संवहन पूल, खुला
संवहनपूल क्योंकि एधा है, यहाँ पे बेटा एधा नहीं है, यानी कि इस वाले संवहनपूल में अगर एधा नहीं है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये है बेटा बेसिक डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले द्वीप सेकेंड वाला डायग्राम, अनुप्रस्थ काटेंगे तो तुम्हें क्या क्या दिखेगा? सबसे बाहर कौन सी संरचना है भाई? रक्षी त्वचा होती है, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा, जो कि क्या करती है? रक्षा करती है। पतली क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल। क्यूटिकल के अलावा इसमें बहुकोशिकीय रोम भी होते हैं, ट्राइकोम कहते हैं, ये रहा बेटा। और कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? रंध्र। तो यानी हमने रंध्र भी बनाए थे, ट्राइकोम भी बनाए थे, तो ये सब किसके अंदर होते हैं? डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में जो बहुत सारी परतें आएंगी बेटा, 3 परतें, उन्हें क्या कहते हैं? वल्कुट। इन्हें आप 3 क्षेत्रों में बांट सकते हो। सबसे बाहरी परत हाइपोडर्मिस, किसकी बनती है भाई? कोलेनकाइमा की। ठीक है, कोलेनकाइमा की कितनी परतें होती है? कुछ परतें। फिर ये सिर्फ किस में दिखती है बेटा? शैशव तने में, जो उसको यांत्रिक सहारा देती है। वल्कुट की सतह किसके नीचे होती है भाई? हाइपोडर्मिस के नीचे होती है। फिर आता है इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। इनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय अवकाश, मैंने कहा भी था बेटा कि वल्कुट में जनरली अंतराकोशिकीय अवकाश प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अंतस्त्वचा वल्कुट की सबसे भीतरी सतह होती है। कौन? एंडोडर्मिस। किसकी? वल्कुट की। और इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसके लिए क्या कहा जाता है? एंडोडर्मिस स्टार्च आच्छद। रूट में क्या कहा जाता था? कैस्पेरियन पट्टी। यहाँ बेटा क्या है? स्टार्च आच्छद। परिरंभ एंडोडर्मिस के नीचे होता है और जस्ट फ्लोएम के ऊपर, क्योंकि मैंने बंडल बनाया था ना, तो बंडल में देखो ना, फ्लोएम के ऊपर क्या है? ये रहा फ्लोएम। फ्लोएम के ऊपर क्या है? परिरंभ ही तो है। तो फ्लोएम के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? परिरंभ पाया जाता है। ठीक है, इसमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं किस रूप में रहती है बेटा? अर्धचंद्राकार। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यासित क्या होती है? पैरेनकाइमा, जिसे क्या बोलते हैं? मज्जा किरणें। बनाई थी ना अभी मैंने। पूल के बीच में क्या होती है? अरीय रूप से मज्जा किरणें व्यवस्थित होती है। बहुसंख्य संवहन बंडल किस में होते हैं बेटा? वलय, छल्ले में, चारों तरफ संवहन बंडलों के छल्ले से बना होता है। यही इसका क्या है? गुण। तो द्विबीजपत्री तने का क्या गुण है? कि संवहन पूल किस में प्रेजेंट होते हैं? छल्ले में। प्रत्येक संवहन पूल संयुक्त मध्य आदि दारुक यानी कि खुले बताया था मैंने, एधा प्रेजेंट होती है। और ये अंडार्क है बेटा, ये मध्य आदि दारुक नहीं है, ये अंतः आदि दारुक है भाई। क्यों? क्योंकि तने के अंदर हमेशा ध्यान रखना, बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जो ये जाइलम आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो जाइलम है ये एंडार्क होता है। एंडार्क का मतलब ये होता है कि हमेशा प्रोटोजाइलम कहाँ रहता है? अंदर, मज्जा की तरफ। प्रोटो मतलब जो पहले बनने वाला होता है, तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे होता है? अंदर की तरफ। और विकसित होकर मेटाजाइलम कहाँ आता है? बाहर। तो मेटाजाइलम हमेशा किस दिशा में होता है? आउटर। और प्रोटो कहाँ पर होता है? इनर। तो जब जाइलम इस प्रकार से व्यवस्थित होता है तो इसे क्या बोलते हैं? एंडार्क। आई बात समझ में? और रूट में जस्ट इसका उल्टा, एक्सार्क। उसमें प्रोटोजाइलम कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ। तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो ये देखो बेटा, यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम जो होता है, जो नया नया बनता है, ये प्रोटोजाइलम जड़ में कहाँ है? बाहर। और विकसित होकर ये कहाँ जा रहा है? यानी यहाँ पर तो क्या है? आउटर में। और जड़ों में प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर की तरफ था। यहाँ पे मेटाजाइलम जो बना है विकसित होकर, वो कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो मेटाजाइलम कहाँ है भाई? इनर। तो जब प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर है तो इस प्रकार के जाइलम को क्या बोलते बेटा? एक्सार्क बोलते। तो एक्सार्क हमेशा किस में होता है? रूट में, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। और यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं तने की बात करूँ बेटा, तो तने में किस प्रकार का पाया जाता है? एंडार्क प्रकार का। वेरी गुड। तो ये देखो ना बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये मज्जा के पास में प्रोटोजाइलम कहाँ है? इनर। बढ़ के ये कहाँ जा रहा है? एधा तो रहेगी बेटा, एधा के ऊपर यहाँ पर प्रोटोजाइलम तो इधर हो गया, और ये क्या हो गया? मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम के जस्ट ऊपर क्या होगी? कैम्बियम। अब कैम्बियम बनेगी तो ये अंदर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। और बाहर क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। ऊपर तो प्राइमरी फ्लोएम था ही। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कोर्स से सेकेंडरी कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो डिलीट हो चुकी है कोर्स में, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया। ये देखिए अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार क्या दिख रहा है आपको? परिरंभ
अर्धचंद्राकार में दिख रहा है। डायग्राम में देखो बेटा, ये रे ट्राइकोम, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, स्टार्च आच्छद, बंडल कैप, और ये अर्धचंद्राकार यहाँ पे परिरंभ दे नहीं रखा है, पर परिरंभ इस तरीके से ही बनता है बेटा। ये देखिए अर्धचंद्राकार, और बीच में मज्जा हो ही जाती है, और बीच में जो भी आपकी पित्त होती है बेटा केंद्र में, उसमें कौन सी कोशिकाएं होती है? पैरेन्काइमा। तो ज़्यादातर तो भाग कौन बना रहा है? पैरेन्काइमा के तो बना रहा है। और इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। अब आता है बेटा एक बीजपत्री तना, जो हमने पहले डायग्राम बनाया था, वो इससे भिन्न है। कैसे भिन्न है? बाह्य त्वचा में रोम ट्राइकोम नहीं होते बेटा। सबसे पहला डिफरेंस मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में, उधर ट्राइकोम था, इधर नहीं है। एक बीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस किसकी बनती है? सेकंड डिफरेंस स्क्लेरेन्काइमा, उधर किसकी थी? कोलेन्काइमा की। वलकुट में कई सतह होती है, कई सतह होती है, इनमें बहुत सी बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। बेटा ये गलत है भाई एनसीईआरटी में, भरण ऊतक, वलकुट नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा, भरण ऊतक में लिखना चाहिए यहाँ पे, तो ये करेक्शन कर लेना भाई। भरण ऊतक में बहुत सारे बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं, और संवहन बंडल के चारों तरफ क्या होती है? स्क्लेरेन्काइमेटस आच्छद। तो ये बेटा वलकुट में नहीं होता भाई, क्या लिखेंगे? भरण ऊतक अविभेदित। इसमें क्या होते हैं? बिखरे हुए संवहन बंडल, क्योंकि वलकुट तो होता ही नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमेटस आच्छद संयुक्त होता है, बंद होता है, क्योंकि है तो संयुक्त पर एधा नहीं होती। परिधीय वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं बेटा? छोटे, और केंद्र वाले कैसे होते हैं? बड़े। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वाले छोटे होते हैं और कौन से वाले बड़े होते हैं, पूछा जाता है ये। और संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती, ध्यान रखना, ये वाला भी पूछा जाता है। और इसमें क्या पाई जाती है? जल गुहिकाएं। तो जल गुहिका किसका लक्षण है? मोनोकॉट स्टेम का। स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल आच्छद किसका लक्षण है? मोनोकॉट स्टेम का। रंध्र क्यूटिकल ट्राइकोम किसका लक्षण है? डाइकॉट तने का। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसमें एब्सेंट होती है? मोनोकॉट तने के अंदर। तो ये बेटा कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो तुम्हें रटने से नहीं बेटा, ये समझने से, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, उसी से इसको कोरिलेट करके ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मोनोकॉट का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, तो बाहर की तरफ ये छोटे हैं और अंदर की तरफ क्या है? बड़े हैं। तो कहाँ है? वलकुट तो है ही नहीं बेटा। क्या होता है बीच में? भरण ऊतक। सेल्यूलर लेवल पे अगर आप देखोगे बेटा तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ पर भी अनुप्रस्थ काट में ये देखो ब है, तो ब में ये एक बीजपत्री है, तो ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो गया और ये रेखीय स्ट्रक्चर हो गया। और अ वाले भाग में क्या है? डाइकॉट का है, यहाँ पे ये डाइकॉट का। पित्त बीच में, फिर जाइलम फ्लोएम, और ये ऊपर की तरफ स्क्लेरेन्काइमेटस परिरंभ, ये रहा बेटा परिरंभ अर्धचंद्राकार के रूप में, जैसे मैंने बनाया था अभी, ठीक है बेटा। अब आता है आपका पत्ती। तो पत्ती को भी पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मोनोकॉट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम, वैसे ही मोनोकॉट डाइकॉट लीफ की बात कर लेते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, इनके अंदर एक होती है अपर एपिडर्मिस, ऊपरी, इसको बोलते हैं अभ्यक्ष सतह, और नीचे वाली होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं अपाक्ष, अभ्यक्ष और अपाक्ष सतह नीचे वाली, और ये कौन सी है? ऊपर वाली। दो सतह होती है। तो ऊपर वाली में देखो, अगर मैं मोनोकॉट की बात करती हूँ तो इसमें क्यूटिकल की जो मोटाई होती है वो कैसी होती है? बराबर। ये देखो मोटाई में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जैसी ऊपर है मोटाई वैसी नीचे है। पर बेटा डाइकॉट के अंदर अपर एपिडर्मिस की क्यूटिकल क्या होती है? मोटी होती है एज कंपैरेटिव नीचे वाली की। पहला डिफरेंस। तो ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है बेटा, इसे आप क्या कहते हो? क्यूटिकल। ऊपर भी है और क्यूटिकल कहाँ है? नीचे भी है।
तो आई थिंक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा। दोनों में क्यूटिकल की मोटाई क्या है, समान, उधर मोटी है और नीचे पतली है। दूसरा डिफरेंस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों में रंध्रों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर ऊपर एक है तो नीचे भी, या फिर होंगे भी नहीं रंध्र। ये रहा एपिडर्मिस। बट अगर मैं बात करती हूं किसकी, डाइकॉट की, तो डाइकॉट के अंदर बेटा ऊपर की तरफ रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम, और नीचे की तरफ रंध्रों की संख्या एज कंपैरेटिव, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ता है ना, तो नीचे की तरफ रंध्र क्या होते हैं, अधिक, ऊपर रंध्र क्या होते हैं, कम। इधर रंध्र कैसे होते हैं, समान, ऊपर और नीचे क्या होंगे, समान। एपिडर्मिस किसकी बनती है आपकी, पैरेन्काइमा की। चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, तो एपिडर्मिस हमेशा किसकी बनती है भाई, पैरेन्काइमा की, सतत बनती है। अब इसके अंदर की तरफ ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट के अंदर इसमें भरण ऊतक जो मीजोफिल सेल है, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, यानी इसको कहते हैं पर्णमध्योतक। क्या बोलते हैं, पर्णमध्योतक। और पर्णमध्योतक जो होता है, ये बेसिकली इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे अंतराकोशिक अवकाश क्या होगा, एब्सेंट, नहीं पाया जाता बेटा। पर अगर मैं इधर बताऊं तो इधर ये देखिए, अपर एपिडर्मिस के नीचे लंबवत पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती बेटा, ऐसे, इन्हें कहते हैं खंभ ऊतक। क्या कहते हैं, खंभ ऊतक। इनकी भी 1 से 2 परतें होती बेटा, इनकी भी क्या होती है, 1 से 2 परतें होती है। और जस्ट इसके नीचे की तरफ इधर वही स्पॉन्जी ऊतक होते हैं, पर स्पॉन्जी ऊतक की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, अंतराकोशिकीय अवकाश। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्पंजी ऊतक यहाँ पर भी है बेटा, पर इनके बीच में क्या है, गैप नहीं है। पर यहाँ पर बीच में क्या है बेटा, गैप है। दोनों में फर्क है कि नहीं, ये बताइए मुझे। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्जी ऊतक दोनों में है, पर ये पूरा स्पॉन्जी ऊतक से बना है, जबकि ये 2 भागों से बना है। ऊपर वाला तो होता है खंभ ऊतक और नीचे वाला क्या होता है बेटा, स्पंजी ऊतक। तो अपर एपिडर्मिस के पास कौन सा है, खंभ ऊतक, और नीचे वाले के पास कौन सा है, स्पॉन्जी ऊतक। अब बात करते हैं हम यहाँ पे संवन ऊतक की। तो संवन ऊतक यहाँ पे वही है बेटा, इधर भी संवन ऊतक है, इधर भी संवन ऊतक है। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। अब जो मोनोकॉट होता है बेटा, मोनोकॉट के अंदर वही स्क्लेरेन्काइमा का बंडल आच्छादित होता है, और इनके चारों तरफ भी बेटा स्क्लेरेन्काइमा का एक्सटेंशन होता है, जो इसको क्या देगा, सुरक्षा देगा बेटा। इधर एक्सटेंशन होता है, पर ये एक्सटेंशन मतलब बंडल आच्छादित भी होता है, पर ये पैरेन्काइमा का होता है बेटा। और इसके चारों तरफ भी क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, जो इसको क्या देगी, सुरक्षा, ऊपर और नीचे, ताकि ये सुरक्षित रहे बेटा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा का होता है, उधर इधर स्क्लेरेन्काइमा, उधर पैरेन्काइमा। ठीक है, तो मोटे तौर पे बेटा ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो अब देखिए थ्योरी से पता करते हैं। और हाँ, अगर मैं मोनोकॉट की बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पे समानांतर शिरा विन्यास होता है। कौन सा, समानांतर शिरा विन्यास। तो बेटा जब समानांतर शिरा विन्यास होता है ना, तो संवहन बंडल का जो साइज होता है वो सेम होता है, क्योंकि व्यास सेम होता है ना सबका, तो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, समान आकार। कैसा होगा यहाँ पे, समान आकार। अगर मैं इधर की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे कौन सा होता है, जालिकावत शिरा विन्यास। कौन सा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, असमान संवहन बंडल, क्योंकि उनका व्यास कैसा होता है, असमान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा दोनों में, कि मोनोकॉट का जो शिराएं होती है उनका व्यास एक जैसा और उसका व्यास असमान होता है। तो यही डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा बेटा। यस, द्विबीजपत्री कैसी होती है, पृष्ठाधारी। क्यों, क्योंकि द्विबीजपत्री तने के लंबवत होती है बेटा, ऐसे। तो सूरज का प्रकाश जिस तरफ आता है उसे कहते हैं पृष्ठ सतह, और नीचे वाली सतह होती है जहाँ सूरज का प्रकाश कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अधर सतह। तो पृष्ठ और अधर मिलकर क्या बनाता है, पृष्ठाधारी पत्ती।
और इसके 3 भाग हो गए बेटा। पहला एपिडर्मिस, बीच वाला क्या हो जाएगा, पर्ण मध्योतक हो जाएगा वो बीच वाला, और अंदर क्या हो जाएगा, संवहन मंडल। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, अभ्यक्ष, बताया था ना ऊपर। निचली वाली को क्या बोलते हैं, अपाक्ष। उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं, यानी ऊपर कम और नीचे क्या होंगे, ज्यादा, ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो, कम हो। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा के बीच में ऊतक क्या कहलाते हैं बेटा, मीजोफिल, जिसे क्या कहते हैं, पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक में क्या होगा, पर्ण मध्योतक में क्लोरोप्लास्ट होते बेटा, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं ही होती है, और ये 2 प्रकार की होती है, खम्भ ऊतक और स्पॉन्जी ऊतक। 2 खम्भ ऊतक ऊपरी के जस्ट नीचे होते हैं, अभी बताया था मैंने डायग्राम बना के, और स्पंजी जस्ट ऊपर किसकी होती है, अपाक्ष के ऊपर होती है। ठीक है, इनकी लंबी लंबवत समानांतर होती है। स्पंजी कोशिकाएं खम्भ ऊतक के नीचे होती है, निचली बाह्य त्वचा के ऊपर होती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी हो सकती है बेटा, गोलाकार या फिर अंडाकार। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान होता है, बताया था ना मैंने। मोनोकॉट के अंदर तो नहीं होता इतना, पर यहाँ पे प्रेजेंट डाइकॉट के अंदर क्या होता है, संवहन नहीं, ये मीजोफिल के बीच में क्या पाई जाती है, आपकी अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, संवहन बंडल। संवहन मंडल शिराएं तथा मध्य शिराएं में माप कैसा होता है बेटा, उस पर मतलब वैस्कुलर मंडल का साइज किस पे निर्भर करता है, शिराओं के व्यास पे। तो यहाँ पर शिराओं की जो मोटाई रहती है बेटा वो कैसी होती है, भिन्न, क्योंकि कौन सा विन्यास होता है, जालिकावत शिरा विन्यास। तो इसीलिए बेटा इनके चारों तरफ अगर हम बात करते हैं बेटा कि भाई इनका साइज कैसा होगा, तो क्या होगा, असमानता पाई जाएगी। और वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते बेटा, वही फ्लोएमी, वही बाहर की तरफ फ्लोएम। मध्य आदि दारू का मतलब पता है क्या होता है, बीच में जाइलम और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये सॉरी बेटा 1 मिनट, फ्लोएम तो बाहर होगा ही, इस तरफ ही होगा, ऐसे देखो, ये बाहर फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम। तो ये मध्य आदि दारू का मतलब पता है क्या होता है कि प्रोटोजाइलम तो होगा बीच में, ये प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा, बीच में, पर मेटाजाइलम ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। इसको कहते हैं बेटा मध्य आदि दारुक। तो ये शायद थोड़ा सा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर बता सकते हैं आप। फ्लोएम तो हमेशा कहाँ पर होगा, बाहर ही होगा। और जाइलम कैसा होता है बेटा, ना एंडार्क ना एक्सार्क, कैसा होता है, मीजार्क। मीजार्क का मतलब होता है प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम ऊपर और नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं। प्रत्येक संवहन मंडल के चारों तरफ भित्ति होती बेटा, जो सघन होती है, इसे बंडल आच्छाद्य कहते हैं, जो पैरेनकाइमा का होगा, किसमें, डाइकॉट में। ठीक है, तो वो आपको दिख जाता है। फिर आता है आपकी मोनोकॉट पत्ती, पहली पत्ती जो बनाई थी बेटा मैंने। तो यहाँ पे इसके समान कुछ भिन्नता दिखती है बेटा, बाकी तो सब सेम ही है बेटा। ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा होती है, क्यूटिकल की मोटाई क्या होती है, समान, दोनों सतहों पे रंध्रों की संख्या क्या होती है, समान, जबकि वहाँ समान नहीं थी, न क्यूटिकल की मोटाई समान थी और न ही वहाँ पे रंध्रों की संख्या समान थी। तो ये भी डिफरेंस है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा में कुछ खाली, लंबी और रंगहीन कोशिका होती है बेटा, किसमें, घास में। तो ये तो बेटा एक स्पेशल फीचर है, याद ही करना पड़ेगा कि घास के अंदर जो, क्योंकि घास किस में आता है, मोनोकॉट में, एक बीज पत्री में। तो सिर्फ घास में ऊपर की जो एपिडर्मिस होती है उसमें लंबी और खाली रंगहीन कोशिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, आवर्त त्वक कोशिकाएं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल। बुल्ली फॉर्म सेल। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या होती है बेटा कि फूल जाती है। कब फूलती है, जब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायक कर, जैसे मान लो कोई पत्ती मुड़ी हुई है, पत्ती को अगर खुलना है तो ये बुल्ली फॉर्म कोशिकाएं पानी को अवशोषित करके कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, तो वो मुड़ी हुई पत्तियां क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। वाष्पोत्सर्जन अधिक दर होने पर, मान लो अगर पानी का बहुत ज़्यादा पानी उड़ रहा है तो ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए वापस क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। एक बीज पत्री की शिराएं, शिरा विन्यास कैसी होती है बेटा, समानांतर। तो इसमें आपका जाइलम एंड फ्लोएम का जो भी बंडल का साइज होगा वो कैसा दिखता है, समान। तो ये है बेटा आपका तीनों में शारीरिकी, रूट, स्टेम और लीफ, और तीनों का मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट में डिफरेंस किस बेसिस पे, डायग्राम के बेसिस पे और थ्योरी के, जो हमने अपने एनसीईआरटी के डिस्कस की। तो इसे आप बहुत अच्छे से करिए बेटा, इसको रिवाइज करिए बार बार, डायग्राम को अच्छे से देखिए एनसीईआरटी में। इसका डायग्राम अब मैं आपको बता देती हूँ लास्ट, ये देखिए। तो ये रहा डाइकॉट लीफ, खम्भ ऊतक, ये स्पॉन्जी ऊतक।
रंध्र के नीचे क्या होती है बेटा, उपरंध्र गुहिका होती है। जाइलम फ्लोएम ये सब बता रखा है, ये चारों तरफ क्या है, बंडलाच्छद पैरेन्काइमा का, ऊपर भी है और नीचे भी एक्सटेंशन। अब इधर आ जाओ बेटा, मोनोकॉट के अंदर सारी कौन सी कोशिकाएं बेटा, स्पॉन्जी, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं है। तो ये देख लीजिए बेटा, स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं ऊपर भी है और नीचे भी है, और स्क्लेरेन्काइमा का क्या प्रेजेंट होगा इसमें, बंडलाच्छद। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है बेटा। बाकी अभ्यक्ष और अपाक्ष दोनों में प्रेजेंट है ही है। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।